राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर फोटोग्राफ़र और कैमरा कलेक्टर आदित्य आर्या। ये हैं आदित्य आर्या। एक जाने माने फोटोग्राफर आदित्य आर्या अपने इन दुर्लभ कैमरों के संग्रह के लिए दुनिया भर में सराहे जाते हैं। ये कैमरे उन्होंने पिछले 40 वर्षों की लगन और परिश्रम से एकत्र किए हैं। आदित्य आर्या दिल्ली में पैदा हुए और यहीं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही फोटोग्राफी की तरफ मुड़ गए। आदित्य आर्या को फोटोग्राफी के साथ साथ विंटेज कैमरों को इकट्ठा करने और नई नई चीज़ें जानने का जो शौक लगा, उसने आदित्य आर्या को देश और दुनिया के कबाड़ और निजी संग्रहों के बीच खूब दौड़ाया। और ये दौड़ आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां उनके संजोए कैमरों और फोटोकारी के साजो सामान एक म्यूजियम में सजने को तैयार हैं। आप यहाँ से कैमरा म्यूज़ियम में एंटर करेंगे जिसका नाम है म्यूजियो कैमरा। ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बन रहा है, सेंटर फॉर द फोटोग्राफिक आर्ट्स, जिसमें प्योर फोकस है फोटोग्राफी के, न कि एनी अदर आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी आप देखेंगे। आप पहली मंजिल पे आर्ट गैलरीज़ होंगी, सेकेंड मंजिल पे वर्कशॉप्स एरियाज़ होंगे जिसमें फ़ोटोग्राफी की नई नई टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। यहाँ पे डार्क रूम्स हैं हमारे पास, और पीछे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बनेगा जिसमें लोग बैठ कर के चाय पी सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं फ़ोटोग्राफी पे। सो ऐसे कमरे भी बनाए गए हैं जहाँ पे वर्कशॉप्स और डिस्कशंस रेगुलरली होल्ड किए जाएंगे। ये जो कैमरा म्यूज़ियम है ये ऑलमोस्ट 1.25 एकड़ पे है। ये 18,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारा जो पर्सनल कलेक्शन है 2,500 कैमरों का, मे बी उसमें से 1,000-1,500 दिखाई जाएंगे, बाकी रिज़र्व में रहेंगे। गैलरीज़ हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफी शोज़ किए जाएंगे रेगुलरली। डार्क रूम्स हैं जहाँ पे लोग आकर के पुराने तरह की ब्रोमाइड प्रिंट्स बना सकते हैं केमिकल्स यूज़ करके। यहाँ पे वर्कशॉप्स के बहुत सारे एरियाज़ हैं और एक छोटा सा संस्था भी, हम स्कूल भी चलाएंगे जिसमें कि लोग बच्चे आकर के फ़ोटोग्राफी के बारे में सीखेंगे। और ख़ासकर एनालॉग टाइम्स में जब एक फ़िल्म पे फ़ोटो खींच करके उसको प्रोसेस किया जाता था, जबकि डिजिटल में तो फ़ोटोग्राफी के नए अवतार आ गए हैं। बट किसी की हिस्ट्री सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पुराने तरीके भी सीखें। तो ये एक ऐसी जगह है, ऐसी संस्था है म्यूजियो कैमरा, जो कि एक ब्रिज बनेगा बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कि फ़ोटोग्राफी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये मैजिक लैंटर्न है। उस ज़माने में प्रोजेक्टर्स को मैजिक लैंटर्न बोलते थे
क्योंकि फोटोग्राफी एक मैजिक माना जाता था। तो फोटोग्राफर काले कपड़े के अंदर जाता था और निकलता था, तो वो मैजिशियन से था। और ये एक अंदर इसके लैंप होता था और फोटो दीवार पे प्रोजेक्ट होती थी। तो ये 1910 का है, मैजिक लैंटर्न कहलाता है। इसके अंदर केरोसिन का लैंप होता था, क्योंकि उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी सब जगह, तो केरोसिन के लैंप से जलता था। तभी आप देखेंगे ऊपर एक चिमनी भी है इसके। ये लाइट मीटर है और ये बहुत साल पुराने हैं। आप देख रहे हैं कि लाइट को चेक करने के लिए अलग अलग इन्होंने डिवाइसेस निकाले थे। कुछ के अंदर से देखना पड़ता था, कुछ लाइट को रिएक्ट करते थे। तो हमारे पास कुछ ऐसे 200, 300, 100 साल से ज़्यादा पुराने लाइट मीटर्स हैं जो कि बड़े यूनिक थे। और ये सब कैमरास में, क्योंकि जब बाद में हुआ कि एक परफेक्ट पिक्चर चाहिए तो लाइट को कैलकुलेट करना तो ज़रूरी था, तो इसीलिए ये लाइट मीटर अलग से लोग लेकर के फिरते थे और चेक करते थे कि कितनी लाइट है। आजकल तो सब कुछ कैमरे में बना हुआ आता है। ये वॉटसन कैमरा है, लंदन की कंपनी थी और ये 1885 का बना हुआ है। और ये स्टूडियोज़ में पोर्ट्रेट्स लेने के लिए काम में आता था। जो बड़े एलैबोरेट पोर्ट्रेट स्टूडियोज़ होते थे, उनके ये स्टैंड्स और ये लेंसेज होते थे जिससे कि पोर्ट्रेट्स ली जा सकें। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये अभी हमारा कलेक्शन इधर हम ला कर के धीरे धीरे खोल रहे हैं, जिससे कि हम इसको अरेंज कर सकें और डिस्प्ले कर सकें। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस साइमल्टेनियसली चल रही हैं, क्लीनिंग, रेस्टोरेशन और एनोटेशन, बिकॉज हर एक की हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो एक टीम है जो कि सिर्फ रिसर्च ही कर रही है और जो इन्होंने बहुत रिसर्च करके मटेरियल इकट्ठा किया है, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा उस कैमरे के साथ में। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, लेकिन इसका नाम कैमरा लूसिडा है। और अगर आप पढ़ेंगे कैमरा लूसिडा क्या था तो आप अचंभित रह जाएंगे कि जो फोटोग्राफी की जो डिस्कवरी हुई वो इसकी वजह से हुई, क्योंकि एक आदमी इंग्लैंड में जिसका नाम था टैलबॉट ने एक बार इससे पिक्चर, इस आर्टिस्ट इसी से पिक्चर कॉपी किया करते थे, वो नहीं बना पाया। उसने कहा नहीं ये सब चीज़ें बेकार हैं, मेरे को एक मैकेनिकल डिवाइस बनाना है। तो फिर उसने फोटोग्राफी की बहुत बड़ी एक डिस्कवरी की थी। तो ये कैमरा लूसिडा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैमरा है। ये डेगुएरोटाइप कैमरा है जो कि एक फ्रेंच मैन डेग्योर ने एक प्रोसेस डिस्कवर किया था। द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफिक प्रोसेस इन द वर्ल्ड। पहली पिक्चर जो कि परमानेंट होती थी इससे ली गई है, डेगुएरोटाइप। ये कैमरे बने थे, ये बड़े छोटे छोटे कैमरे थे क्योंकि ये पिक्चर्स बहुत छोटी छोटी होती थी, तो इनको डेगुएरोटाइप कैमरास बोलते हैं। ये प्लेट कैमरास हैं डेगुएरोटाइप। ये एक टाइमलाइन की वॉल बनेगी म्यूज़ियम में। टाइमलाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप किसी चीज़ की हिस्ट्री स्टडी करें कि भाई कौन से साल में क्या चीज़ हुआ था। तो जब एक विजिटर आएगा तो उसको अपनी टाइमलाइन देखने के लिए देन ही विल से ओ अच्छा ये कैमरा 1884 में, तो इसमें क्या होगा, हम एक्चुअली कैमरे रखेंगे और एक्चुअल इमेजेस। अभी ये सिर्फ एक क्यूरेटोरियल एक्सरसाइज है कि जिससे कि हम इसका चेक कर पाएँ कि कितना बड़ा फॉन्ट होगा, किस कलर में आएगा, कितना बड़ा पिक्चर आएगी। तो ये क्यूरेटोरियल एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है जिससे कि हम फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड कर पाएँ। ये 1827 से लेकर के 2010 तक आपको पूरा दर्शाएगी कि फोटोग्राफी में कब क्या हुआ था। देखिए 1840 में मार्च में कलकत्ता कोरियर रिपोर्ट्स डेगुएरोटाइप्स मेड इन इंडिया एग्जिबिटेड एट द एशियाटिक सोसाइटी।
मैंने कई देशों में ऐसे म्यूज़ियम को खोजने की कोशिश की है। मेरे को ऐसा कोई म्यूज़ियम मिला नहीं है। क्यों? कि इस म्यूज़ियम में न कि ओनली हिस्ट्री दिखा रहे हैं, हम कंटेम्प्ररी आर्ट भी दिखा रहे हैं, हम टेक्निक सिखा रहे हैं, हम डिस्कशंस कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आइए यहाँ पे देखिए, पढ़ाइए और लोगों को समझाइए कि फ़ोटोग्राफी की फील्ड में क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य। नमस्कार जी। आदित्य जी, हमको बताइए आपके जीवन की यात्रा कैसी है और कैसे आपको ये जो फोटोग्राफी में शौक़ हुआ, फिर बाद में आपको कैमरा कलेक्शन का शौक़ हुआ और आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे बड़ा फोटोग्राफी म्यूज़ियम आप बनाने में इन दिनों लगे हुए हैं। पहले हमको अपने बारे में बताइए। सर, मेरी जर्नी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी। मेरे फादर वहाँ प्रोफेसर होते थे। पैदा आप कहाँ हुए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरे फादर हिंदी और संस्कृत के प्रोफेसर थे और वहीं पे ऑलमोस्ट 35 साल गुजरे हैं मेरे, और वहीं पे मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। तो उस ज़माने में क्या होता था, हमारे पास देखने का, पढ़ने लिखने का बहुत टाइम होता था और मेरी रुचि थी फ़ोटोग्राफी में। मैं मैगज़ीन्स पढ़ता था, नेशनल ज्योग्राफिक देखता था और संडेज़ को फादर एज एन एंटरटेनमेंट कबाड़ी बाज़ार ले जाया करते थे जामा मस्जिद में, जो कि उस टाइम में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती थी। आज वो नहीं रहा है वैसा कबाड़ी बाज़ार। तो कभी कभार एक छोटा सा 2-4 रुपए का कुछ चीज़ खरीद ली, जो कि उस टाइम में बहुत होती थी, बिकॉज़ क्या सैलरीज़ होती थी, 300 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया सैलरीज़ होती थी। तो 1-2 रुपए की चीज़ खरीद ली। तो लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या। फिर जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ती चली गई फ़ोटोग्राफी में, तो मैंने कबाड़ी बाज़ार वापस जाना शुरू किया और फिर वो ना ही अपने शहर का बट देश विदेशों के कबाड़ी बाज़ार में आजकल जा कर के मैंने ये सब इकट्ठा किया है। मतलब पहले फ़ोटोग्राफी में दिलचस्पी हुई, फिर कबाड़ में, या फिर पहले कबाड़ में दिलचस्पी हुई फिर फ़ोटोग्राफी में? फ़ोटोग्राफी में, कबाड़ में और फिर हिस्ट्री पढ़ी। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या कोई भी चीज़ आपकी, जैसे आप आर्ट पढ़ते हो, अगर आर्ट में आपकी रुचि है तो आप उसका हिस्ट्री पढ़ना चाहोगे। बट मैंने देखा कि फ़ोटोग्राफी की हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थी, और फ़ोटोग्राफी की हिस्ट्री एक्चुअली इन सब कैमरों में छुपी हुई है, जो कि जिनसे कि वो पिक्चर्स बनाई गई हैं। आई मीन दीज आर द टूल्स ऑफ द ट्रेड। तो ये जो मैंने कनेक्ट किया है कि भाई उस प्रोडक्ट से जिससे कि वो इमेजेस ली गई हैं, तो वही सबसे बड़ी हिस्ट्री है मेरे लिए। तो आपने अगर देखें कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद सेंट स्टीफन से फिर आपने क्या किया? बहुत धक्के खाए इधर उधर। 1980s में काम मिलता नहीं था, मैगज़ीन्स इक्की दुक्की थी। कुछ दोस्त थे, फिल्म बना रहे थे, उसमें से कुछ नहीं रहे हैं, रवि बासवानी, कुंदन शाह। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि भाई बॉम्बे आ जाओ, एक बड़ी लो बजट की फ़िल्म बना रहे हैं। तो लो बजट की फ़िल्म थी जाने भी दो यारो। उसका पूरा बजट 5.5 करोड़ का, कुछ उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि बड़े इलेबोरेट स्केल पे की जा रही थी। तो
हम लोगों को छोटे छोटे उसमें, तो मैं स्टिल फोटोग्राफर था। उसके बाद वो फिल्म ख़त्म करने के बाद सईद मिर्ज़ा ने एक फ़िल्म बनाई मोहन जोशी हाजिर हो, वो मिल गई। लेकिन बॉम्बे में जाके एक चीज़ मैंने देखी, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला था, दिल्ली में, कि वहाँ पे जो भाग दौड़ में लोग व्यस्त थे, बिकॉज़ हर कोई आदमी पैसे को ढूंढ रहा था। और इट वॉज़न्ट अबाउट लाइफस्टाइल कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, सड़कों पे भीड़ है, ट्रेन्स में भीड़ है, मतलब सब जगह आप बीच चले जाइए, बीच भी भरा हुआ है एकदम। तो 2 साल के बाद मैंने ये निश्चय किया कि वापस दिल्ली आया जाए, कि वो लाइफस्टाइल मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसलिए मैं दिल्ली आ गया। और फिर दिल्ली आकर क्या शुरू किया? दिल्ली आकर के पहले तो मैगज़ीन्स के ऑफिसेस के चक्कर काटे, थोड़ा बहुत काम मिलते गया। फिर दिल्ली थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइजिंग का काम बढ़ा, बिकॉज़ क्या हुआ कि इंडिया में ऑल ऑफ अ सडन एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगी, स्टील प्लांट्स, और फिर लेट 80s में कार्स मैन्युफैक्चर होने लगी, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर होने लगे, 90s में वाइट गुड्स आने लग गए, जैसे कि ये सब जो चीज़ें पहले मिलती नहीं थी। तो क्या हुआ, इसके लिए असाइनमेंट्स मिलने लगे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से। जैसे जैसे ये काम बढ़ा तो हम लोग उसमें बिज़ी हो गए, और फिर उसके बाद तो इस देश में इतना काम पैदा हुआ, दिल्ली में खासकर, कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। आपने अपनी खुद की अपनी फ़ोटोग्राफिक स्किल को कब पहचाना होगा और कब, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आपके घर में तो शायद फ़ोटोग्राफी का कोई माहौल नहीं था, तो कोई आसपास कोई ऐसा पीयर ग्रुप या कोई दोस्तों के बीच वो कैसे आपने अपने टैलेंट को हॉर्न किया और फिर आपको लगा कि हाँ अब आप पहुँच तो नहीं गए लेकिन हाँ आप डिलीवर कर सकेंगे? See, many arts and photography, you can hone your own skills. These are self-taught. You need a vision. मतलब आपकी आँख होनी चाहिए to differentiate between good, bad and ugly. But it's about practice. It's about, तो शुरू से ही जब मैं 17 साल का था तो फादर ने एक बॉक्स कैमरा दिया था मेरा, वो आज भी है मेरे पास, वो भी म्यूज़ियम में ही आएगा। तो वो उसने बड़ा एसेंशियल रोल प्ले किया कि मैं वीकेंड्स को खुद पिक्चर्स ले करके उनको डेवलप करना, प्रोसेस करना। सो थ्रू आउट कॉलेज डेज मैंने वो बहुत किया था, और वो इट वाज अ सेल्फ टॉट जर्नी। और शुरुआती खींची हुई तस्वीरों में आपको कुछ याद आता हो, उनमें क्या खींच रहे थे आप, क्या था उसमें, सब्जेक्ट क्या था? ओह, तो सबसे पहली जो मैंने कॉलेज ख़त्म करने के बाद पिक्चर्स जिनसे मैंने थोड़ा वो धन भी कमाया, बल्कि आज ही मैं सुबह फेसबुक पे डाली वो पिक्चर। 1980 या 81 में मैं झाबुआ गया, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है भगोरिया, तो वहाँ ट्राइबल्स आके, तो मैं एक्चुअली उनके साथ रहा। तो मैंने ऐसे बहुत चीज़ें की कि दूर दूर चले जाना, वहाँ पे किसी जगह 1 महीना रह लेना, 15 दिन रहना। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये था कि पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं था, अनलाइक टुडे, कि आज के दिन में मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि पेरेंट्स मुझे, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा लड़का है ना ये फोटोग्राफर बनना चाहता है। हम थोड़ा सा बड़ा इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि इसको बनना जाए कि ये कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है। बिकॉज़ उनका जो एम होता है कि वो, अरे इसको इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इसको कोई बिज़नेस स्कूल में भेजो। मतलब जब तक कि वो 20-25 साल हो तो उसके पास घर, गाड़ी, सब कुछ, वो
अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना, जो उनको चाहते हैं वो उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर ठोकते हैं। वो हमारे वक्त कुछ नहीं था। सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हेल्प मी ग्रो, बिकॉज देयर वाज नो प्रेशर। अच्छा, तो फिर जब आप वापस मुंबई से दिल्ली आ गए और ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि फिर कुछ एडवर्टाइजिंग के असाइनमेंट्स मिलने लगे, उस वक्त आपके कॉन्टेम्प्रेरी फोटोग्राफर्स में से कौन लोग थे, या आपके सीनियर्स जिनको देखकर आप कुछ सीख रहे थे? सर, सबसे बड़ी बात है, एक ही फील्ड में उस टाइम में काम हो रहा था, वो था फ़ोटो जर्नलिज्म में। तो बहुत बड़े बड़े नाम उस टाइम में जो थे, एस पॉल, जो रघु राय के भाई थे, जिनसे रघु राय ने सब कुछ सीखा है, वो एक बहुत बड़े। लेकिन इन लोगों की फील्ड और मेरी फील्ड में थोड़ा सा अंतर था कि मैं एडवर्टाइजिंग, I was creating images, I was working with lights, these people were photojournalists. So हमारी फील्ड में एक्चुअली इंडिया में बहुत कम काम हो रहा था। सो हमारी जो इंस्पिरेशन थी was to constantly see कि बाहर क्या हो रहा है। और वो एक ही तरीका था, कोई इंटरनेट तो होता नहीं था, ना ही कोई सोशल मीडिया था, तो जाकर के लाइब्रेरीज़ में बैठ कर के सारी फॉरेन मैगज़ीन्स देखो। तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाके, अमेरिकन सेंटर में जाकर के, बिकॉज़ वहीं पे फॉरेन मैगज़ीन्स आती थी, और कोई कॉलेजेस में भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वहाँ सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक आती थी। तो इसके लिए हमें ये 2 जगह जाना पड़ता था देखने की क्या हो रहा है। अनलाइक टुडे, यहाँ पे आपको एवरीथिंग इज़, देयर इज़ एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सब कुछ अवेलेबल है इंस्टेंटेनियसली। हमें ढूंढना पड़ता था। तो वो जो एक्चुअली जो ढूंढने का मजा था, वो आज की जनरेशन समझ ही नहीं सकती। एक ये बहुत बड़ी बात है, जब आप एक चीज को बड़ा ढूंढ ढूंढ करके निकालते हो, और एक चीज आपको जो आपके सामने 2-2 सेकंड में फेंकी जा रही है। तो जो हमारी ग्रोथ हुई है, वो जब एक कोई कैमरा मिला, उसके बारे में पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो यू हैड टू गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाकर के आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया में जाके छांटना पड़ता था कि यार ये कौन सी कंपनी थी, क्यों बनाया था इन्होंने, कैसे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और एक और चीज़ है ना, उस टाइम में हमारे पास बेहद टाइम ही टाइम था, बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कि आप 5 घंटे आप उसी पे लगे हुए। ना पब्स थे, ना मॉल्स थे, ना क्लब्स थे। तो हम लोगों के पास टाइम था। तो फिर आपने जो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में ही एक बड़ा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का गुजारा, और साथ साथ आप ये कैमरा भी इकट्ठा करते रहे, इसके पीछे क्या कोई पहले से दिमाग में एक सपना, योजना, या क्या इकट्ठा करते जाएंगे फिर करेंगे क्या, ये कुछ था? मेरे दिमाग में हमेशा 24 घंटे सपने और योजनाएं चलती रहती हैं। एवरी मिनट आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि इसके साथ ये किया जा सकता था। तो मैं ज़िंदगी में 2 चीज़ें करना चाहता था, या तो फोटोग्राफी, या मैं फार्मर बनना चाहता था, खेतीबाड़ी। तो पहले खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए, और तो फिर मैंने पहली योजना यही थी कि भाई फोटोग्राफी करके, फिर मैंने पैसे कुछ जमा करके, फिर मैंने अपने खेत खरीदे, फिर मैंने खेती की कुछ साल साइड बाय साइड। कहाँ? ये गुड़गांव के पास ही, सोना में। तो और मैंने कई साल उसमें सब्जी उगा करके बेची है, बिकॉज उसमें जो मेरे को मज़ा आया, और हाथ में काम करने का, हाथ से काम करने का, सी इट्स लाइक क्रिएटिंग समथिंग। तब जब आप ये खेती वाला काम कर रहे थे, तब आपके पिता और माँ क्या कह रहे थे? सी मेरे पेरेंट्स बहुत ही लिबरल थे। आप बता रहे थे कि आपके फादर, मेरे फादर साउथ इंडियन थे, जो कि
एंड मेरी मदर नॉर्थ इंडियन थी, जिनकी फैमिली लाहौर से आई थी, और वो यहाँ पे मिले जब मेरे फादर पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरे फादर अपने घर से 15 साल की उम्र में भाग गए थे। जब वो 15 साल के थे वो हैदराबाद से भाग गए थे। क्यों? वो गुरुकुल चले गए थे। उन्हें वो कहते थे मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने खुद ऐसी चीज़ें की थी कि उन्होंने कभी हमें किसी को नहीं बोला कि आपको क्या करना है। आपके पिता का नाम क्या है? उनका नाम था डॉक्टर वेदज्ञ आर्य। वेदज्ञ आर्य। उनका जो असली नाम था वो राव थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अच्छा, फिर वो गुरुकुल में पढ़े और आर्य समाज में शादी कर ली, तो हमें कभी बताया भी नहीं उनका नाम राव था। वो मुझे जा कर के, मैं 12 साल का या 13 साल का था, स्कूल में एक दिन पूछा गया कि भाई आपका एक्चुअली वो क्या नाम है। तो मैंने घर पे आके पूछा, तो उन्होंने कहा इसकी क्या ज़रूरत क्या है, देयर इज़ नो नीड। तो मैंने जब इंसिस्ट किया तो फिर मेरे को मेरी मदर ने बताया कि इनका नाम राव था, और ये इन्होंने गुरुकुल में आर्य लिखने लगे थे, और वेदज्ञ बिकॉज इन्होंने वेद पढ़े थे, संस्कृत पे इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की थी। तो वो बड़े लिबरल थे। और माँ भी कुछ या हाउसवाइफ थी या? वो भी स्कूल में पढ़ाती थी और लेखिका थी। तो उनका क्या नाम? प्रतिभा आर्या। हाँ हाँ। तो वो अपने टाइम में धर्मयुग और ये सब मैगजीन्स के लिए लिखती थी। अब तो दोनों नहीं रहे, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला। उन्होंने सी देयर इज़ वो होता है ना, हम कहते हैं कि जो हाथ से काम करता है उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमारी फैमिली में ये हमेशा था कि आप खेती कर रहे हैं तो क्या हो गया। आप लोग कितने भाई बहन हैं? एक यंगर सिस्टर है, वो तो फिर आपने जो, हाँ कुछ बताया, पढ़ाती है इंदौर में। हाँ हाँ। तो फिर आपने जो 2 साल खेती की? नहीं, मैंने 95 से लेकर के पिछले साल तक खेती की। मैं अब ये म्यूज़ियम में जुड़ गया हूँ, लेकिन मैं तो 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं खेत पे ही काम किए इतने साल, 20 साल। क्योंकि वो 3 दिन वो डेडिकेटेड कि खेत पे काम हो रहा है, और मेरे पास छोटा सा ट्रैक्टर है कि वो जुताई हो रही है, चीज़ें लग रही हैं, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है वहाँ जाने का। लेकिन हालांकि खेत में काम किया ऐसा कहकर थोड़ा सा शहरी लोग अपने को थोड़ा एक श्रेष्ठता बोध महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने सचमुच काम किया? मतलब मिट्टी में बीज और उसकी निराई गुड़ाई, उसका प्रोसेस, वो तो या फिर लोग करते रहे और आप उसको सुपरवाइज करते रहे? सर, खेती एक ऐसी चीज़ है, यू कैन नॉट बी एन एब्सेंटी फार्मर इन इंडिया। खेत आपको खुद ही जोतना पड़ेगा, खुद ही सींचना पड़ेगा। मेरा खेत फार्म हाउस वाला खेत नहीं है। मेरा खेत है जहाँ पे आपको रात को अगर बिजली आई तो आपको रात को पानी चलाना पड़ेगा, क्योंकि खेतों में रात को ही पानी आता है, दिन में नहीं आता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो और प्लस मैंने जाके कोर्सेज किए। लखनऊ में एक जगह है CMAP, सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मैंने वहाँ पे जाके कि जो एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स हैं, मैंने इस पे कोर्स किया जा कर के। फिर मैंने ट्राई भी किया, लेकिन मेरी जो, अगर मैं अच्छी सच्चाई बताऊं, कि जो फार्मर की हालत है बहुत दयनीय है इस वक्त। आप कुछ भी बोल लीजिए, फार्मर बहुत ही एक ऐसी स्थिति में है कि वो पैसा नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल है। मेरे को, आई वॉज नॉट डूइंग इट फॉर मनी, बट मेरा जो पैशन था वो फार्मिंग है। हाँ, तो क्या क्या उगाया आपने खेतों में? सर, मैं 3 साल तक, तो पिछले साल तक तो हर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरी ड्राइव में वेजिटेबल्स की दुकान लगाता था। लेकिन वो क्या था, वी एक्सपेरिमेंटेड विद पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग। लोग कहते हैं बड़ा
कि अच्छा आप ऑर्गेनिक हो, मैं कहता हूँ मैं ऑर्गेनिक नहीं हूँ। ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री में बहुत अलग अंतर है। एक ऑर्गेनिक बोलना एक बहुत ही ज़्यादा वो हो गया आजकल, सोशल स्टेटस हो गया कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, बट ऑर्गेनिक फार्मर बनने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रूट है कि आपको 6 साल 5 साल आपके आसपास किसी ने कुछ केमिकल नहीं यूज़ करने चाहिए। आपके 1 किलोमीटर दूर फार्मर भी स्प्रे करता है तो अगर केमिकल उस फ्लावर पे पड़ता है और वहाँ पे बी बैठती है और आपके उस पे आती है तो आपका भी वो ख़त्म हो गया। सो वो सब कहना एक ढोंग है बहुत बड़ा, बहुत ही मुश्किल है। बट एज ए फर्स्ट स्टेप एवरी फार्मर हैज़ टू टेक द रूट कि पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ मत करने, उसी से लोग मर रहे हैं, उसी से कैंसर हो रहा है। सो इट इज़ द excessive use of pesticides. Stop using pesticides. That was my pesticide free. I may be giving थोड़ा बहुत यूरिया DAP, क्योंकि हमारे यहाँ मेवात में गाय भैंस इतनी नहीं होती है कि गोबर हो जाए, सिर्फ पत्ती का खाद होता है। गाय भैंस को जो गोबर है वो बहुत दूर से लाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने सप्लीमेंट दे दिए, यूरिया दे दिया, DAP दे दिया, लेकिन आपने पेस्टिसाइड नहीं डालना। बिकॉज पेस्टिसाइड डालने से वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो फ्रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वेजिटेबल एब्जॉर्ब कर रही है और फिर बाद में आप उसको खा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग है, वो रही है। एंड एक दिन जब बन जाएगा आई गो बैक टू इट एंड आई विल एंजॉय इट। बट द फन इज अपने हाथ से काम करने में। अच्छा, अब ये हमको ये जो कैमरा कलेक्ट करने का ये जो पूरा समय है, इसमें बताइए कि शुरू में तो आपने बताया कि वो जो कबाड़ी बाज़ार था और फिर आप अलग अलग शहरों के कबाड़ी बाज़ार में, इसके अलावा और कैमरा कलेक्ट करने के और दूसरे सोर्सेज, पर्सनल कलेक्शन, किसी के पास कोई उसका केयर टेकर नहीं रह गया, उनके सक्सेसर्स को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कहानी क्या है कि ऐसे लोगों के पास जो प्रेशस कलेक्शन था उस वो आप तक कैसे पहुंचा, या उसके लिए आपने क्या एफर्ट किया? अब मैं ग्लोबल कबाड़ी हो गया हूँ, तो अब व्हाट्सएप का ज़माना है, दिन रात व्हाट्सएप आते हैं, सर मैं फ़लाने गांव से उड़ीसा से बोल रहा हूँ, ये कैमरा पड़ा है हमारे पास। तो कुछ लोग होते हैं जो बेचना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि देना चाहते हैं एज अ यादगार। तो जो हमारा आप देखेंगे हर एक कैमरा के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, एक नंबर है, एक्सेशन नंबर है, जैसे लाइब्रेरी में होता है। और आई कैन टेक आउट अ रिकॉर्ड एंड टेल यू ये किसी ने डोनेट किया था। सो आउट ऑफ 2,500 कैमरास कुछ 5-6% हैं जो कि लोगों ने डोनेट किए हैं कि भाई ये हम बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे दादाजी की दुकान होती थी, ये आप उनके नाम से, तो हम उनके नाम से। सो फाइनली जब म्यूज़ियम में लगेगा तो इल से इट केम फ्रॉम दिस फैमिली। बिकॉज अब मैंने भी ये चीज़ें लेके ऊपर नहीं जाना है, ये सब यहीं पे छोड़ के जाना है, तो एक ठीक तरह से इट शुड बी एनोटेटेड एंड एस्क्राइब टू कि ये कहाँ से आया था। सो एक वी हैव अ पॉलिसी कि जो गिफ्ट्स हैं, हम गिफ्ट को एज ए गिफ्ट ट्रीट करते हैं, हम उनसे लिखवा के लेते हैं कि आप ये गिफ्ट कर रहे हैं हमें, और हम इसको जब दिखाएंगे तो आपकी जो भी आप नाम बोलेंगे वो नाम लिखा जाएगा हमेशा के लिए। फिर आप देखेंगे कि कैमरा रखना और उसको बरतना, ये सब एक एलीट जो क्लास रहा उसका शौक़ रहा। मेरा ख्याल है कि बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में हम लोगों के यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ये वो अफोर्डेबल भी नहीं था, कुछ उनके अंदर दिलचस्पियाँ भी नहीं थीं। फिर दूसरे सोर्सेज वो हैं जो दुकान या उसको बिज़नेस की तरह करते रहे। आपके पास जो कैमरे आए वो भारत के किन राज्यों से ज़्यादा आए? आप तो कह रहे हैं कि ग्लोबल कबाड़ी हो गए हैं तो अब दुनिया से भी ला रहे होंगे, लेकिन भारत के किन राज्यों में किस तरह के लोगों के पास कैमरे रखने का शौक़ रहा? ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, बट सबसे ज़्यादा कैमरेज उन शहरों से आते हैं जहाँ पे
इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिश बहुत एक्टिव थे। तो क्या था, ब्रिटिश ने अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फोटोग्राफी का जन्म 1839 में हुआ। 19 अगस्त 1839 इज द बर्थडे ऑफ फोटोग्राफी। ओके, विद इन 10 ईयर्स इंडिया में स्टूडियो खुल गए थे और फोटोग्राफर्स आ गए थे बाहर से। तो अब जिन शहरों में ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आप इलाहाबाद देख लीजिए, इलाहाबाद में स्टूडियो स्टार्ट हो गए थे। इलाहाबाद में बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशन स्टार्ट हो गई थी ऑफ हैंड पेंटिंग ऑन पिक्चर्स। सम ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स जो आज की डेट में मिलती हैं वो इलाहाबाद से हैं, जिनके ऊपर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के ऊपर फोटोग्राफर पेंटिंग करके उसको, क्योंकि कलर पिक्चर थी नहीं, तो वो उसको सो दे ट्रांसफॉर्म देयर आर्टिस्टिक थिंग टू फोटोग्राफी। सो जो मैक्सिमम कैमरास आते हैं वो इन शहरों से जहाँ पे ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और स्टूडियोज़ खुले, फैमिलीज़ ने एक जो पोर्ट्रेट की एस्पिरेशन है ना, वो राजाओं में अपनी पोर्ट्रेट बनवाते थे। तो जब कैमरा आया तो जो फर्स्ट वो जो राजा ने कहा, यार ये आदमी मेरे को 20 दिन बिठा के रखता है, कभी यूं करता है कभी यूं करता है, और इसको खाना खिलाना पड़ता है दिन रात, और इसको हमें कभी कहता है ऐसे हो जाओ और बोल देता है आज मन नहीं है मेरा। तो जो आर्टिस्ट थे, जो रॉयल आर्टिस्ट थे, सो जब फोटोग्राफी आई तो इट हिट देम फर्स्ट कि स्टूडियो स्टार्ट हो गए। राजा दीनदयाल और इतने सारे स्टूडियो स्टार्ट हुए। तो क्योंकि इनकी पेट्रोनेज मिली इनको फ्रॉम द रिच। अच्छा, जो मिडिल क्लास का था उसकी भी एस्पिरेशन थी, मैं भी जाके खिंचवाऊँ, तो वो भी जाके खींचे। फिर धीरे धीरे ये जो बड़े कैमरे आप देख रहे हैं, ये कैमरे छोटे होते गए, तो मिडिल क्लास ने भी कैमरे खरीदने शुरू किए। जो पहले 20-20 किलो 10-10 किलो के कैमरे थे जिनको चलाने में बहुत दिक्कत होती थी, वो फिल्म हो गई, 35 फिल्म आ गई, 120 फिल्म आ गई, तो द पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड, तो सब टाउन्स में कैमरे आने लग गए। बट बड़े कैमरे आपको बड़े टाउन्स में मिलते हैं, कलकत्ता, महू, जहाँ बड़े बड़े स्टूडियो चलते थे, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, जयपुर। लेकिन आज तो इट्स द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एवरीबडी इज़ अ फोटोग्राफर। सेल फोन आपने क्लिक किया नहीं कि आप देखना चाहते हैं कि, और दूसरे सेकंड आप उसको 100 जनों को भेज भी देते हैं। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि अब आप अपने इकट्ठा किए हुए कैमरों को, पहले भी वो एक म्यूज़ियम की शक्ल में तो था ही, लेकिन अब ये एक बाकायदा आप एक म्यूज़ियम बना रहे हैं। इसमें बताइए कि क्या जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फ़ोटोग्राफी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यहाँ क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं आप? पिछले जो 40 साल का कलेक्शन है वो ग्रो करके 1000, 1500, 2000, अब 2500 हो गया। जो मेरे बेसमेंट में था वो जगह सफिशेंट नहीं रही। लोग फ़ोन करते हैं कि हमें आके अपॉइंटमेंट दीजिए, देखना है, तो इतना मुश्किल हो गया कि धीरे धीरे तो ये आइडिया मेरा कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड सब कुछ देखा जाए और किया जाए। सो इट्स नॉट अबाउट देखना, इट्स अबाउट करना। करना कैसे होता है? जब आपको वहाँ पे आप एक वर्कशॉप कर सकते हो, एक डार्क रूम हो और सब चीज़ें हों, और आप आर्ट गैलरीज़ हों। तो इस जगह जो बन रही है ये सबसे ज़्यादा यूनिक जगह होगी साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की हिस्ट्री, यहाँ पे आर्ट गैलरीज़ हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स के एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम क्लासेस रन करेंगे, यहाँ पे हम डार्क रूम में सिखाएंगे कि फ़ोटोग्राफ कैसे बनती थी। जो काम हमने किया आज से 40 साल पहले,
वो आज के किसी को मालूम नहीं है कि डार्क रूम क्या चीज़ होती है, बच्चों ने फिल्म नहीं देखी है। सो एक ऐसी जगह बनेगी जो कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जो कि आर्ट स्टूडेंट्स हों, जो कि यहाँ पे आके अपना 5-6 घंटा दे कैन सोक फोटोग्राफी। और तब आप ये क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक ये म्यूज़ियम बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? सर उम्मीद तो थी कि पिछले साल खुल जाए, लेकिन कुछ कार्यवश ऐसे रहे हैं कि कारण कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं, बट अगले 1-1.5 महीने में हम इसको चला देंगे। और आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आदित्य आर्या जी कि कोई ऐसी बात जो हम लोग इस बातचीत में करना भूल गए हों, या मैंने वो सवाल ना पूछा और आप कुछ कहना चाहते हो, तो अभी आप कह सकते हैं। आई मीन सी, फोटोग्राफी जो कि एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इसकी हिस्ट्री इतनी विस्तृत है, इतनी वास्ट है। इट्स लाइक अ लैंग्वेज, इट्स लाइक अ विजुअल लैंग्वेज, एंड everybody claims to be a photographer today, an artist. चाहे आप सेल फोन पे हो, चाहे आप एक छोटे से DSLR पे हो. So I hope people will enjoy this place for future generations. So everything, people should be leaving behind something. So my idea is that everybody should leave behind something. So this is a larger idea कि you should leave a legacy behind. Everybody works. फिर आप रिटायर हो जाते हैं, फिर आप क्या छोड़ के जाते हैं? आप कहते हैं यार अब मैं हिल स्टेशन पे चलता हूँ, लेकिन आप कुछ करके जाइए ना। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं आदित्य जी कि जो आप छोड़ कर जा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को ये राह दिखाएगा कि क्या हमारे पीछे जो यात्रा चलकर फोटोग्राफी की यहाँ तक पहुँची है उससे इंसाइट्स लेंगे और ज़्यादा जिम्मेदार फोटोग्राफर बन सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। थैंक यू। प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे आदित्य आर्या, जो कि बहुत ही मशहूर फोटोग्राफ़र और कैमरा कलेक्टर हैं और भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैमरा म्यूज़ियम बनाने में व्यस्त हैं आजकल। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएँ आपकी हम तक पहुँची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।